आशुतोष आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर रिंगवान सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़े थे, HW लिए थे। आशा करता हूं कि आप सभी HW भी पूरा कर ही लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको यह सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 5p + 2 = 17। अब इसमें जो वेरिएबल रहे उसको पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं LHS, उसके बाद लेते हैं RHS। जो वेरिएबल रहता है वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद LHS, उसके बाद RHS। तो वेरिएबल p है। अब p का वैल्यू हम लोग 0 से शुरू करते हैं, 0 लेते हैं। तो 5p + 2, LHS में 5p + 2, तो 5 × 0 + 2, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 + 2 = 2 हुआ। और RHS का वैल्यू 17 है। अब LHS का वैल्यू 2 है, यहाँ 17 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो p के का जो वैल्यू लिए थे 0, इसके बाद हम लोग लेते हैं 1। अब 5 × 1 + 2, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, 5 + 2 7 हुआ, यहाँ 17 हो गया। अभी भी इक्वल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 2, 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12। ये हो गया 17। अभी 12 है, यहाँ 17 अभी भी इक्वल नहीं है। आगे बढ़ेंगे 3, 5 × 3 + 2, 15 + 2 = 17। यहाँ आ गया 17। LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू इक्वल है। सो या वैल्यू ऑफ p = 3 जो होगा वो इसका क्या होगा, इक्वेशन होगा। देयरफॉर या सो p = 3 आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर ध्यान देंगे। कोई भी जो इक्वेशन हो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड पर सॉल्व करना हो, सर्वप्रथम इसका जो वेरिएबल रहता है वो लिखते हैं, उसके बाद LHS लिखते हैं, RHS लिखते हैं। अब p का वैल्यू क्रमशः 0, 1, 2, 3 लेते जाएंगे। और जब LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगा, जिस वैल्यू के लिए बराबर होगा वही जो वैल्यू होगा उस वेरिएबल का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ p था वेरिएबल तो और 3 के लिए इक्वल हुआ है दोनों LHS और RHS, अतः शो p = 3 आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है 2, वह कहता है 3m - 14 = 4। 3m - 14। अब है क्वेश्चन है 3m - 14। थोड़ा ध्यान देंगे। 3m - 14 है तो सेकेंड में है 3m - 4 = 14 लेना है। तो यहाँ वेरिएबल में m है तो वेरिएबल में m लिख देंगे, यहाँ LHS है और यहाँ फिर हम लोग RHS ले लेंगे। तो m का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0 लेते हैं पहले। तो 3 × 0 - 4, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 4 = हो गया -4। और RHS का वैल्यू है 14। यहाँ है -4, यहाँ है 14, नहीं इक्वल है। फिर हम लोग 1 पे चलते हैं। तो 3 × 1 - 4 था, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 हो जाएगा, यहाँ 14 हो गया। अभी भी इक्वल नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। 3 × 2 - 4, 3 × 2 = 6 - 4 = 2, यहाँ हो गया 14। अब चलेंगे 3 रखेंगे, 3 × 3 - 4, 3 × 3 = 9 - 4 = 5 और यह हो गया 14। अब हम लोग 3 के बाद 4 पे चलेंगे तो वैल्यू है 3 × 4 - 4, 3 × 4 = 12 - 4 = 8, यहाँ 14 है, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। अब 5 पर चलेंगे तो 3 × 5 - 4, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 4 = 11, यहाँ 14 है, अभी भी इक्वल नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब 6 पर देखते हैं, 6 यहाँ डालते हैं वैल्यू। तो 6, 3 × 6 - 4, 3 × 6 = 18 - 4 = 14 और यहाँ भी हो गया 14। यहाँ LHS का वैल्यू वही 14 है, RHS का भी वैल्यू 14 है। देयरफॉर या सो m = हो जाएगा आपका 6 आंसर। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा m = 6। इस प्रकार का और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल रहता है वेरिएबल लिए, LHS लिए, RHS लिए, वेरिएबल का मान क्रमशः हम डालते जाते हैं, जब तक इक्वल नहीं होता आगे बढ़ते जाते हैं। जिस वैल्यू के लिए दोनों LHS और RHS का वैल्यू इक्वल होता है वही इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। कहता है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
अब कहता है राइट इक्वेशन। अब हम लोग को इक्वेशन डालना है, इक्वेशन लिखना है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके लिए स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसके लिए हमको इक्वेशन लिख देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि 10 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ numbers, the sum of numbers x and 4, x and 4 is 9। कहता है क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो नंबर्स क्या है, क्या क्या है, तो एक x है और एक 4 है, दोनों का सम है अर्थात ऐड है, तो x + 4 = 9। यही इक्वेशन हो गया, आंसर आ गया। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, नंबर्स है x और 4 है, x और 4 हुआ, उसका सम है इसलिए प्लस कर दिए, = 9। ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कहता 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y - 2, y - 2 = 8 हो जाएगा, y - 2 = 8 हो गया। अब कहता है 3/4 ऑफ इट इज, 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ इट इज, 3/4 ऑफ इट इज 15। तो 3/4 है, 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ टी इज है ना, 3/4 ऑफ टी हो गया इज 15 है, और इसको हल करेंगे तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है टी = 15 इम्प्लाइज 3/4 टी = 15। यही सॉल्यूशन हो गया। तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं, 6 क्वेश्चन। 7 टाइम्स m प्लस 7 टाइम्स m + 7 m + 7 7 times m + 7 gets you 77। 7 टाइम्स m, तो m का 7 टाइम्स है, तो ज्यों ही 7 टाइम्स है तो 7 हो गया, और किसका है m का, तो 7m + 7, तो प्लस का था 7 = 77। 7m + 7 = 77। यह भी हो गया, इसका ध्यान करेंगे और इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलते हैं। अब इक्वेशन दिया हुआ है और हमको स्टेटमेंट लिखना है, इक्वेशन दिया हुआ है और स्टेटमेंट लिखना है। अभी जो था स्टेटमेंट दिया हुआ था, इक्वेशन लिखना था, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे क्वेश्चन है p, क्वेश्चन है आपको p + 4 = 15। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ध्यान में होगा, उसमें लिखे थे द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स क्या है, p and 4 is 15। p + 4 है, तो द सम ऑफ नंबर्स कौन है, तो p है, और p and 4 is 15। तो यह इक्वेशन था, उसका स्टेटमेंट हो गया द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15, और यही स्टेटमेंट रहा, इक्वेशन लिखना रहेगा, तो p + 4 = 15, वाइस वर्सा है, ध्यान में रखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है m - 7
इज इक्वल टू 3, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो m माइनस 7 है, तो जैसे क्या सब्ट्रैक्ट है, 7 सब्ट्रैक्टेड किया गया है, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, कितना घटाया गया है, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 किसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो m में से, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। इसका स्टेटमेंट हो गया। अगर स्टेटमेंट रहता और उसको इक्वेशन में लिखना रहता तो m माइनस 7, चूँकि 7 सब्ट्रैक्टेड है तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, किसमें से, तो फ्रॉम m, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। कहने का अर्थ है इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको स्टेटमेंट लिख देना है। अभी 5 में और 4 में था स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमको इक्वेशन लिख लेना था। एक और क्वेश्चन पर हम लोग विचार करें। अब है जैसे 3 है, 2m इज इक्वल टू 7, 3 है या यहाँ रहेगा 5m, 2m में लिखिए, 2m इज इक्वल टू 7, 2m तो क्या है, m का क्या है, ट्वाइस, m का क्या है, ट्वाइस है, तो 2 टाइम्स a, आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ a या 2 टाइम्स a, जो लिखना आप चाहते हैं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स m इज 7 या ट्वाइस ऑफ m इज 7, 2 टाइम्स m इज 7 या ट्वाइस ऑफ m इज 7, दोनों स्थितियाँ हो सकती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वह है m/3, m/5। और 4 क्वेश्चन है आपको, 4 है m/5 इज इक्वल टू 3। तो m में कितना से डिवाइड है, 5 से, तो लिखेंगे द नंबर m is divided by 5, the number m is divided by 5 gives, भाग करते हैं तो क्या आ रहा है, gives 3, the number m is divided by 5 gives 3। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन जिसका इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है सेटअप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग को इक्वेशन सेटअप कर देना है। इक्वेशन सेटअप होगा तो ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़िए और इक्वेशन सेटअप कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इरफान सेज दैट he has 7 marbles, more than 5 times the marble Parmit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of marbles Parmit has. कहता है 6 का फर्स्ट, उसमें कहा जा रहा है टेक m to be the number of Parmit's marble. The number of Parmit's मार्बल इज इक्वल टू है b, इज इक्वल टू कहा जा रहा है b। अब कहता है इरफान के पास जो मार्बल है उसके बारे में कहता है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, देयरफॉर इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू है 7 टाइम्स। कह रहा है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, बी है इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5b, और मोर देन 7 का कहता है 5b प्लस 7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5b प्लस 7 यह है, और इरफान के पास कितना है तो 37 है, तो यह भी इरफान के पास ही था, यह भी इरफान के पास है, तो इक्वेशन हो जाएगा 5b प्लस 7 इज इक्वल टू 37, ये इक्वेशन हो गया। अभी हमको सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन दिखा देना था।
उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, लास्ट क्वेश्चन 6 का 4 पर विचार करें। तो 6 का 4 जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो 6 का जो 4 क्वेश्चन है वह कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बनाना है। मान लीजिए यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज करिए यह दोनों इक्वल है, यह वर्टेक्स एंगल है, यह बेस एंगल है, यह दोनों बेस एंगल इक्वल है। इसके बारे में कह रहा है कि रिमेंबर दैट द लेट द एंगल बी इन डिग्री। जो यह है इसके बारे में कहा जा रहा है यह बी डिग्री है, यह भी बी डिग्री है, और जो वर्टेक्स एंगल है यह इसका 2 टाइम्स है अर्थात ट्वाइस है। तो लिखेंगे क्वेश्चन है लेट द इसका 4 है लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू बी डिग्री। बेस एंगल क्या है? बी डिग्री। तो बेस एंगल बी डिग्री है और उसमें कह रहा है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। देयरफॉर बेस एंगल हो गया, देयरफॉर वर्टेक्स एंगल तो कहता है वह कहता है बेस एंगल का 2 टाइम्स है अर्थात 2b डिग्री है। अब बेस एंगल हो गया बी डिग्री, तो यह बी डिग्री है, तो यह भी बी डिग्री, यह भी 2b डिग्री। अब वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, वी नो दैट the sum of all 3 angles, we know that the sum of all 3 angles is 180 डिग्री। लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का we know that the sum of all the 3 angles of a triangle, कर दीजिए of a triangle is 180 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल था 2b डिग्री हो गया, प्लस बेस एंगल है फिर b डिग्री, फिर यह भी है b डिग्री, और वह होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब 2b डिग्री प्लस b डिग्री प्लस b डिग्री, तो 2b प्लस b 3b प्लस b 4b अर्थात 4b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग यह 6 क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम लोग HW नोट कर लेते हैं। HW नोट करेंगे तो HW लिख लेते हैं। HW नोट कर लेते हैं हम लोग। तो HW लिखेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। HW है सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। मेनी थैंक्स। शेष नेक्स्ट वीडियोज में।